नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंक पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, जैश लश्कर से जुड़े 23 लोग आतंकी घोषित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा, 45 दिन की सीसीटीवी ने खुलवाया राज। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी हड़कंप, चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच हुई तेज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज हुआ जारी। ईरान में शुरू हुआ खामनेई का अंतिम संस्कार, तेहरान में अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सूची में सुंजवा और नगरोटा आर्मी के कैंप हमलों से जुड़े कई कथित साजिशकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये लोग आतंकियों की भर्ती, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, घुसपैठ और आतंकी नेटवर्क चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसकी गतिविधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाता है और उसकी संपत्तियों और नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला को जब 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वह कथित तौर पर टूट गया और लंबे समय से चढ़ावे की रकम चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चोरी की रकम आरोपियों के बीच बांटी जाती थी और उसी पैसे से कार खरीदी गई, घर बनवाया गया तथा अन्य खर्च भी किए गए। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश भी किया करते थे और सुनसान जगहों पर बैठकर पूरी साजिश पर चर्चा करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, चोरी की रकम, वित्तीय लेन देन और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को शिकायत देकर एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद मंदिर समिति के सीईओ ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है और मंदिर परिसर की सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए सुरक्षित कर ली गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वह उनका निजी सचिव नहीं बल्कि मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। समिति का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के गेट नंबर 4B पर ड्यूटी पर तैनात पीएसी के एक जवान की सरकारी बंदूक से अचानक दुर्घटनावश गोली चल गई। गोली सीधे किसी व्यक्ति को तो नहीं लगी, लेकिन उसके छर्रे लगने से 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि बंदूक से गोली आखिरकार कैसे चली। जो बंदूक एरिया प्रवेश द्वार है यहाँ मंदिर का, इसी पे जो पीएसी के एक सिपाही है उनके हाथ से कार्बाइन गिरने से 2 राउंड फायर हो गए थे। वो जमीन पे फायर हुए थे। जो उसका रिकोचेट है, जो छर्रा होता है, वो यहाँ के जो 3 फूलमाला वाले हैं उनके लगा है और एक के हाथ में, एक के कमर में और एक के पैर में। वो जो छर्रा है वो छोटा सा जो हिस्सा होता है बुलेट का वो होता है और उससे कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है, लेकिन इनको अस्पताल भिजवा दिया गया सभी को और वहाँ पे ये पूरा फोड़ता ठीक है। और
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अत्यधिक काम के दबाव, लगातार राजनीतिक व्यस्तताओं और वायरल बुखार के कारण उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां विशेषज्ञों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। राहत की बात यह है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। शिंदे की तबीयत खराब होने का असर उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पड़ा है और ठाणे में आयोजित एक अहम पार्टी कार्यक्रम को टालना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने और कुछ दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा को भारत सरकार ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इस बार मामला इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों का है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटा से पूछा है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे मंजूर हुए और कंपनी का सुरक्षा तंत्र इन्हें रोकने में क्यों विफल रहा। सरकार ने मेटा के अधिकारियों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नोट्स के बाद मेटा ने संबंधित विज्ञापन हटा दिए हैं। इससे पहले भी सरकार व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा से जवाब मांग चुकी है। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, लोकल ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। रत्नागिरी में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि पुणे, नासिक और सतारा के घाट क्षेत्रों में भी तेजी बारिश का अनुमान है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने, निचले इलाकों और घाट वाले रास्तों पर विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। गुजरात सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन और बिजली टावर के लिए किसानों को पहले से कहीं अधिक मुआवजा मिलेगा। सरकार ने जंतरी आधारित मुआवजे की जगह जमीन के प्रचलित बाजार भाव को आधार बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, बिजली टावर के लिए मुआवजा क्षेत्र भी बढ़ाया गया है और अब काम शुरू होने से पहले ही किसानों को 100% मुआवजा एकमुश्त दिया जाएगा। बाजार मूल्य तय करने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं पर काम अभी जारी है, उन किसानों को भी नई नीति का लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक फायदा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तेहरान में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां देश के शीर्ष नेता, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिफाब भी अंतिम दर्शन के दौरान मौजूद रहे। हालांकि खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ईरानी प्रशासन के मुताबिक अंतिम संस्कार और शोक कार्यक्रम 9 जुलाई तक जारी रहेंगे, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद शव को गड्ढे में दबाकर ऊपर प्लास्टर किया गया और नई टाइल्स लगवा दी गई ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद आरोपी महिला करीब 45 दिनों तक पति के लापता होने का दावा करती रही और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मामला तब खुला जब मृतक के बड़े भाई को उसके बयानों पर शक हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने घर के बाथरूम की खुदाई कराई, जहां से शव बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी पत्नी पुलिस के हिरासत में है और उससे पूछताछ भी जारी है। पुलिस हत्या की वजह, घटना में किसी और की भूमिका और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच भी कर रही है। पाकिस्तान के लाहौर से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 2 विदेशी महिलाओं के कथित अपहरण और गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का कथित रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार भी शामिल है, जिससे पुलिस इस मामले का मुख्य आरोपी बता रही है।
पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड और दूसरी वेनेजुएला की नागरिक है। पुलिस के मुताबिक दोनों 29 जून को बिजनेस वीजा पर पाकिस्तान पहुंची थी। आरोप है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनका अपहरण कर एक मकान में ले जाया गया और जहां उनके साथ गैंगरेप किया गया और फिरौती भी मांगी गई। मामले का खुलासा स्पेन से पीड़िता के पिता की सूचना के बाद हुआ। फिलहाल चारों आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।